जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सुनील आर्ट्स क्लासेज में। इससे पिछले वीडियो में मैंने ये 1 से लेके 15 तक के प्रश्न को कराया था। ये हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव है और बिहार बोर्ड के 12 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पूना समझौता कब हुआ। पूना समझौता कब हुआ? तो ये पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और 1932 ईस्वी में इसका ऑप्शन दूसरा है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 1934 ईस्वी में, उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 1939 में बहुत फेमस घटना है, आप जान रहे हैं। 1939 में जो है इसमें क्या है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। और दूसरी बात कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के क्या हुआ था कि शुरुआत हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा जो किया था वो भी 1939 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है कांग्रेस क्या किया था? कांग्रेस जो किया था 1939 ईस्वी में ही कांग्रेस क्या किया था? कार्यकारिणी के मंत्रिमंडल से क्या किया था? वो अपना इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात करें तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर या आपको कहिए वास्तविक संस्थापक भी उसी को कहा जाता है। ये महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। और तीर्थंकर जो होता है दिशा दिखाने वाला होता है जैन धर्म के अनुसार। और इसका जो महावीर स्वामी हैं उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। क्या था? सिंह था। और दूसरी बात ये जो थे नात्रिक क्षत्रिय कुल के जो प्रधान थे इनका पिता थे। इनके पिता के नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और इनके माता के नाम जो था वो था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और इनका वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। चलिए उसके बाद ये कहता है इसका जो है ऋषभदेव और अरेस्टनेमी ये दो जैन तीर्थंकर का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। अच्छा, ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। एक आदिनाथ है और एक अजितनाथ है, सो वो अलग है। लेकिन ये ऋषभदेव है उसको क्या कहा जाता है? आदिनाथ कहा जाता है, ठीक है। इस दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है। और ऋषभदेव कहिए चाहे आदिदेव कहिए, आदिनाथ कहिए, दोनों एक ही बात है। और दूसरा इसका जो तीर्थंकर है, ठीक है, दूसरा तीर्थंकर है उसका अजितनाथ है। तीसरा इसका तीर्थंकर है उसका संभवनाथ है। और चौथा इसका तीर्थंकर है वो अभिनंदन है। और पांचवा इसका तीर्थंकर है वह है सुमति, ठीक है। ऋषभदेव है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको हो जाता है सांड। क्या होता है? सांड। और अजितनाथ है उसका, ये अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? अजितनाथ का हो जाता है हाथी। क्या हो जाता है? हाथी। चलिए उसके बाद संभवनाथ है। संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है। उसके बाद अभिनंदन है। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह होता है कनी। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कनी होता है। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कनी होता है। और सुमति है पांचवा तीर्थंकर, उसका होता है सारस, ठीक है, सारस। ये 5 हो गया। पहला फिर से देखिए आप, पहला ऋषभदेव जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है। दूसरा अजितनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरा संभवनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। चौथा अभिनंदन जिसका प्रतीक चिन्ह कनी है। और पांचवा सुमति जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सारस है, ठीक है। और इधर से बात करें 24वें तीर्थंकरी है, इधर से उल्टा आते हैं। इसका जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है?
सी है, प्रतीक चिन्ह क्या है, सी है। और इसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प, क्या था, सर्प। और इसके बाद जो 22वां तीर्थंकर थे अरिस्टनेमी, अरिस्टनेमी है, अरिस्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह था शंख, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख। और 21वां की बात करें तो 21वां तीर्थंकर था, उसका नाम था नेमिनाथ। क्या नाम था, नेमिनाथ। नेमिनाथ नाम था, इसका था नीलकमल। नीलकमल का कहने का मतलब है नीला कमल, ठीक है। और 20वां जो तीर्थंकर था उसका नाम था मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत नाम था। इसका था कच्छप, कच्छप मतलब समझते हैं बच्चों, कछुआ को कहा जाता है कच्छप, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। देखिए पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इसके ये काशी नरेश जो था, काशी नरेश, उनके अश्वसेन नामक जो काशी नरेश थे, अश्वसेन नामक, उन्हीं के ये क्या थे कि पुत्र थे, ठीक है। इसकी माता के नाम वामा और पिता के नाम था अश्वसेन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कांग्रेस की स्थापना की बात करें, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी की हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था, उस समय जो अध्यक्ष बने थे प्रथम वो था WC बनर्जी। WC बनर्जी कहने का मतलब है उमेश चंद्र बनर्जी। और इसका संस्थापक था A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम तो सब कोई जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखिए इसकी स्थापना के बारे में इतना तो सब कोई जानता है, लेकिन एक विशेष फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो कई बार प्रश्न पूछा गया हायर लेवल के एग्जाम में, ठीक ना। जैसे पूछेगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम वास्तव में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस पार्टी का या किस संघ का रूप है, तो देखिए 1884 ईस्वी में, ठीक ना, 1884 ईस्वी में यहाँ या क्या A.O. ह्यूम जो है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, 1884 ईस्वी में एक संघ बनाया जिसका नाम था राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया 1884 ईस्वी में। और इसी का प्रथम अधिवेशन जो किया था वो 28 दिसंबर को बम्बई में, ठीक ना, गोकुल दास संस्कृत तेजपाल, ठीक, विद्यालय था, गोकुल दास तेजपाल विद्यालय। इसका किसका, भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम बैठक किया, जिसमें 72 सदस्य वहाँ उपलब्ध थे, ठीक है। उसी का नाम परिवर्तन करके 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। चलिए दूसरी बात, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1858। देखिए 1858 में क्या हुआ, 1857 में हम जानते हैं 1857 ईस्वी में हुआ था, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई हुई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसके 100 साल पीछे चल जाए 1757 में, तो 1757 के युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए लेकिन 1857 में हुआ, जब 1857 में हुआ था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी के बहुत सारे बात जो है रिपोर्ट यहाँ से 5वीं रिपोर्ट के बाद जो है बहुत सारे रिपोर्ट जो है उस सरकार को मिली, महारानी को मिली। तब यहाँ क्या किया कि यहाँ पर 1858 में महारानी ने घोषणा की कि कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त करके भारत में अपने मुट्ठी में वह शासन व्यवस्था ले ली। इसको हम ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं। 1858 में जो शासन हुआ था इसको ताज के शासन के नाम से हम जानते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसका अगला जो ऑप्शन है 1881 जो है ऑप्शन 1881 में क्या हुआ, 1881 में जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था। क्या किया गया था, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था। चलिए 1890 है, 1890 में क्या हुआ था
कांग्रेस के जो छठा अधिवेशन हुआ था, छठा अधिवेशन 1890 में, तो वहाँ ये हुआ था कहाँ, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, फिरोज शाह मेहता। कौन किया था, फिरोज शाह मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, चाहे हम इसको कह सकते हैं एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था। चलिए, और बीडी सावरकर जब कहा कि ये भारत की जो है सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो इसके मत को समर्थन करने वाले व्यक्ति में ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे, ईश्वरी प्रसाद, और के.एम. पनिक्कर थे, और आशीर्वाद श्रीवास्तव आदि लोग इसके मतों को समर्थन किया कि हाँ ये वास्तव में, ठीक ना, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, अर्थात भारत के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए ये प्रथम बार ऐसी लड़ाई लड़ी गई है। चलिए, आरजे मजूमदार ने कहा कि ये जो न तो राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, इसका ये कहना था ये न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, सैनिकों की लड़ाई है, आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया। और एक कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया कि ये क्या है, कि ये क्रांति है। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया, ये क्रांति है। 1857 के गदर जो है ये एक प्रकार के क्या है, क्रांति है। चलिए, अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। जो मौर्य वंश के संस्थापक है ये चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका जो नंद वंश था, जिसका शासक एक था घनानंद या धनानंद, जिसको बड़ा धन का घमंड था, उसकी हत्या करके ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसी का एक शासक है अशोक, जो बहुत प्रसिद्ध शासक है, जिसको सम्राट प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाता है। खासकर ये अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का पिता जो है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे, फिर भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम किए 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 के। आइए देखते हैं कुछ हम। देखिए ये क्या हुआ, संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के हुआ। सभी लोग वहाँ एकत्रित थे। वहाँ हुआ कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो वहाँ सबसे बुजुर्ग प्राणी, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर वहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया गया कि भाई ये अस्थायी अध्यक्ष है। लेकिन वही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को पुनः दूसरा बैठक हुआ, जिसमें क्या हो गया कि अस्थायी अध्यक्ष के जगह पर अब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। पुनः 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखे संविधान के उद्देश्य के बारे में। ये टेनिस कोर्ट है एक, वहाँ पर चूंकि इनके पास इतना बड़ा महल था नहीं, अंग्रेज दे नहीं रहते, तो एक टेनिस कोर्ट है, वहाँ पर जाके सारे बात को उद्देश्य प्रस्ताव, बड़ी लंबी चौड़ी भाषण ये इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के बारे में दिए थे। इसीलिए चूंकि टेनिस कोर्ट में हुआ था, इसीलिए इसको टेनिस शपथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री है वो कौन था। देखिए, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो व्यक्ति था निकोलो कोंटी था। निकोलो कोंटी जो था वह 1420 से 2 साल तक रहा, 1422 तक। ठीक है, और निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के काल में। किसके काल में, देवराय प्रथम के काल में। अच्छा, यहाँ एक बात हम बता रहे हैं, यहाँ राय जो लिख रहे हैं, जो विजयनगर के शासक सब राय, अब राजा को कहा जाता था, वहाँ के जो शासक हुआ करते थे राजा, वो अपने आप को क्या लगाते थे, राय। ठीक है, अब्दुल रजाक, अच्छा ये निकोलो कोंटी जो थे इटली के थे। ठीक है, इटली के थे।
दूसरा है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है देखिए ये विजयनगर आने वाला दूसरा शासक माना जाता है अब्दुल रजाक, ठीक है। ये कब आया? 1441 से 1442 ईस्वी तक भारत में रहा। इसका जो यात्रा वृत्तांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है मतल और सादेन। इसका यात्रा वृत्तांत के नाम क्या है? मतल और सादेन, ठीक है। और ये किसके शासन में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और दूसरा विदेशी यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। कब आया था? 1441 ईस्वी में। रहा कब तक? 1442 तक, ठीक है। और देखिए पाँचवा जो है, पाँचवा है डेमिगोस पेइस है। डेमिगोस पेइस जो है पुर्तगाल के था। कहाँ के था? पुर्तगाल के था। और ये आया था 1520 ईस्वी में। कब आया था? 1520। रहा कब तक? 1522 ईस्वी तक। और ये महान शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है डेमिगोस पेइस की कथा। क्या नाम है? डेमिगोस पेइस की कथा। चलिए फर्नाओ नूनीज है, ये छठा व्यक्ति है जो विजयनगर साम्राज्य आया था। ये भी कहाँ के था? पुर्तगाल के था। कहाँ के था? पुर्तगाल के था। और पुर्तगाल के था। ये अच्युत राय के समय आया था। कब आया था? अच्युत राय के समय आया था, ठीक है। और इसके यात्रा वृत्तांत के नाम है क्रॉनिकल ऑफ फर्नाओ। क्रॉनिकल ऑफ क्या नाम है? फर्नाओ। क्रॉनिकल ऑफ। अगला है शहीद ए आजम। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए प्लासी के युद्ध, वास्तव में प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध जो हुआ ये अंग्रेज, ठीक था, और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1764 ईस्वी में। ये 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर के युद्ध। ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ, ठीक। चलिए उसके बाद कहता है आगे इसमें 1600, ठीक है, 1600 ईस्वी में हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ और ये 1608 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरियर और बुक्का, ठीक है, हरियर और बुक्का किस वंश के शासक है? तो देखिए हरियर और बुक्का जो है, जिसका श्रेय जो है यहाँ विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, ये स्थापना में जाता है। हरियर और बुक्का जो है दो भाई हैं, वो संगम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसका समय 1336 से, ठीक है, 1485 ईस्वी तक माना जाता है ये संगम वंश का। संगम वंश के बाद सालूब वंश है। सालूब वंश जो है 1486 से, ठीक है, 1505 तक माना जाता है, ठीक है, 1505 तक माना जाता है। और इसके संस्थापक जो है नरसिंह सालूब माना जाता है, ठीक है। कौन माना जाता है? नरसिंह सालूब। और तुलु वंश जो है, तुलु वंश के स्थापना 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक माना जाता है। और इसका जो शासक है वीर नरसिंह था, वीर नरसिंह था। लेकिन इसका जो तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है पूरे विजयनगर साम्राज्य के, उसका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। आपसे पूछेगा कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, तो वो हो जाएगा तुलु वंश, ठीक है। चलिए अगला जो है आरवीडू वंश है। आरवीडू वंश के संस्थापक जो है, आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमाल है। और ये 1500, ठीक है, 70 से 1615 ईस्वी तक वहाँ का जो है शासन में रहा आरवीडू वंश। कुल मिला के बात है विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासक किया, संगम वंश, सालूब वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड, बड़ा प्रसिद्ध है ये घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपको दो, ठीक है, दो नेता सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन सत्यपाल क्या किया, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसी को छुड़ाने के लिए एक अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जो है एक जालियांवाला बाग है, वहाँ पर एक मीटिंग रखा गया था, ठीक है। उस मीटिंग में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल थे, ठीक है। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ जो है इस वहाँ के गवर्नर को मालूम चला, तो उन्होंने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे, जो जनरल ओडायर थे, ठीक है, वो क्या किए कि गोली चलाने के लिए आदेश दे दिए, ठीक है। ये घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक। उस समय जो वहाँ के पंजाब का जो गवर्नर था वह था गवर्नर सर माइकल ओडायर, ठीक है, ठीक है, माइकल ओडायर था। जब ये घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को, इसमें हजारों हजार की संख्या में मारे गए, चूँकि जालियांवाला बाग बहुत संकीर्ण था, एक ही उसमें गेट था, ठीक ना। चलिए उसके बाद इसमें क्या हुआ, इससे दुखी होके रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो मिला था इसको नाइट के उपाधि को त्याग दिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न कई बार पूछा है कंपटीशन के एग्जाम में कि वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति इसी घटना के कारण वो है शंकर नायर। शंकर नायर कहा कि हम वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। बाद में जब इस सारा घटना घट गया तो इसके जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है हंटर आयोग। क्या नाम है? हंटर आयोग। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? हंटर आयोग। चलिए अगला प्रश्न कहता है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? बड़ा फेमस है इंडिका, जो है मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत है। अब मेगास्थनीज जो है ना, यूनान के जो सेल्यूकस निकेटर था उसका क्या था? राजदूत था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। युद्ध करने के पश्चात क्या हुआ था कि वो सेल्यूकस निकेटर हार गया, तो उसकी बेटी से जब शादी हुआ उसके साथ में मेगास्थनीज जो विद्वान व्यक्ति थे वह यहाँ आए, भारत आए। तो इन्होंने यहाँ रह के एक मौर्यकालीन समाज व्यवस्था के बारे में देखकर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है इंडिका। इसका यात्रा वृत्तांत भी इंडिका ही कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला कहता है, अगला जो कहता है कोल विद्रोह नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के बुद्धो भगत नेता थे। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। सिंधु और कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। चलिए अगला कहता है, अगला प्रश्न कहता है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? देखिए समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है? नेपोलियन से। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। अगला कहता है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार का वर्णन है? 8। हालांकि मनुस्मृति की बात करें उसके अलावा महाभारत के भी आदि पर्व में, ठीक है, ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। 4 एक ऑप्शन है, 4 वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या कितना है? 6 है, दर्शन की संख्या भी कितना है? 6 है, लेकिन उपनिषद है कितना? 108 है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है। और हम जानते हैं कालिदास जो है, कालिदास महान नाटककार है, ठीक है, जो एशिया के, ठीक है, एशिया के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ठीक। पतंजलि है, पतंजलि समझ रहे हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। चलिए अगला कहता है रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानुज के शिष्य इनमें से सभी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1773 के एक्ट आया था, उसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुआ था कि ये स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। देखिए प्रथम हुआ था कहाँ? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली।
तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, पहला हुआ था अशोक के काल में, पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ था कलाशोक के काल में, तीसरा हुआ था अशोक के काल में, चौथा हुआ था कनिष्क के काल में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू था? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो है मोरक्को या मोरक्कस का जो है विदेशी यात्री थे। ठीक है, चलिए, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला। और महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला, और हम जानते हैं कि महाभारत में, ठीक है, पर्वों की संख्या भी 18 है। 18 दिनों तक चला और 18 पर्व है। ठीक है, और इस महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,02,17 है। महाभारत का संकलनकर्ता जो है वो माना जाता है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को किसको माना जाता है? महर्षि वेदव्यास को। ठीक है, और हम जानते हैं पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18 है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। देखिए, इसको गलती नहीं कर दिया, 1458 है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में प्रसिद्ध संत है वह कबीर का जन्म हुआ था काशी में। ये मरे थे मगहर में। ठीक है, मरे थे कहाँ? मगहर में मरे थे। ठीक, और गुरु नानक था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है पाकिस्तान के एक जगह है तलवंडी, वहाँ पर हुआ था। चलिए, ठीक है, धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मददगार लगता है, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।